हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। अपन पढ़ रहे थे मेटलर्जी और मेटलर्जी के अंदर अपन पहला मेथड पढ़ा कंसंट्रेशन कॉमन प्रोसीजर के अंदर। फिर सेकंड पढ़ा था अपन ने कंसंट्रेशन के बाद में ऑक्सीडेशन किया था जिससे मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके अपन ने किसका फॉर्मेशन किया था, मेटल का। यहाँ पे मिलने वाला मेटल क्या था, इम्प्योर। और इम्प्योर मेटल है उसको किससे प्योरीफाई करते हैं, प्योरीफिकेशन मेथड से। तो लिखेंगे इम्प्योर मेटल्स obtained by impure metals are obtained by reduction stage रिडक्शन से जो मिल रहा था वो इम्प्योर मेटल था विच इज प्योरीफाइड थ्रू प्योरीफिकेशन, जिसको हम प्योरीफिकेशन के थ्रू प्योरीफाई करते हैं और इसके लिए डिफरेंट मेथड काम में लेंगे। तो आगे लिख लेना विच कैन बी प्योरीफाइड थ्रू फॉलोइंग मेथड। देखो कौन कौन से मेथड है उसके थ्रू इसको प्योरीफाई करते हैं। पहला लिखेंगे लिक्वेशन, फर्स्ट मेथड है लिक्वेशन। बेटा ये मेथड तब काम में लेते हैं जब मेटल और इम्प्योरिटीज है उनके मेल्टिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस हो। कब काम में लेंगे, इट कैन बी यूज्ड व्हेन मेटल एंड इम्प्योरिटीज हैव सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। This method is used when metal and impurities have sufficient difference इन देयर मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होगा तो आप इसको मेल्ट करना स्टार्ट करोगे तो मेटल या इंप्योरिटीज में से एक पहले मेल्ट हो जाएगा जिसको आप सेपरेट कर लोगे। क्लियर है। तो इनमें एग्जांपल कौन सा होता है, ये आते हैं पंजाब बिन सब सुना, ये होते हैं मेन। तो याद करने का फंडा क्या लिखवाया आपको, पंजाब बिन सब सुनना। तो ये क्या है, इनके अंदर अगर आप देखोगे तो इनमें और इनके जो इंप्योरिटीज है उनके मेल्टिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होता है। सफिशिएंट डिफरेंस है इसलिए अपन इस वाले मेथड को काम में लेंगे। सेकंड होता है डिस्टिलेशन। सेकंड मेथड बता रहे डिस्टिलेशन। देखो डिस्टिलेशन कब काम में लेंगे, जब मेल्टिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होता है तब तो आप किसको काम में लेते हैं, लिक्वेशन को। और जब उसके बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होता है तब किसको काम में लेते हैं, डिस्टिलेशन को। तो ये किस पे बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। जब बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, जैसे बेटा आपको वोलेटाइल मेटल बताए थे आपको डी ब्लॉक में, तो वोलेटाइल मेटल के साथ में अगर कोई इंप्योरिटीज प्रेजेंट है तो उसको आप हीट करोगे तो वोलेटाइल मेथड वो मेटल है वो तो पहले ही वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएंगे जिनको आप सेपरेट कर सकते हैं। तो किसके लिए यूज में आते हैं, यूज्ड फॉर वोलेटाइल मेटल्स। या प्योरिफिकेशन का ये मेथड कहां पर यूज होता है, वोलेटाइल मेटल्स के लिए। जैसे एग्जांपल होता है ना, जिंक है, सीडी है, एसजी है। तो वोलेटाइल मेटल है इसके लिए इसको यूज में लेते हैं। तो दो मेथड बताइए, लिक्वेशन मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो पहले जो लिक्विड में कन्वर्ट होगा एक तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा सॉलिड रहेगा जिसको सेपरेट कर लेंगे। हाई टेम्परेचर देने पे अगर वोलेटाइल मेटल है तो वो तो वेपोराइज हो जाएंगे, दूसरी जो भी इंप्योरिटीज है वो रह जाएगी। क्लियर हुआ। थर्ड लिखो जॉन रिफाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जहां से लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड मेथड लिखेंगे जॉन रिफाइनिंग।
या इसी का नाम होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। थर्ड मेथड है जॉन रिफाइनिंग ऑब्लिक फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जॉन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। अब देखो ये बेटा बेस्ड होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे बेस्ड होता है, और इस मेथड का यूज जनरली सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम है इनके प्योरिफिकेशन में काम में लेते हैं। ठीक है, इससे जो मेटल मिलेगा वो अल्ट्रा प्योर मेटल होता है। साथ में इसका एक प्रिंसिपल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ये वाला कब यूज में लेते हैं? जब इंप्योरिटीज होती है, वो मेटल है उसकी लिक्विड स्टेट में ज़्यादा सॉल्युबल होती है, सॉलिड में ले सॉल्युबल होती है, उस कंडीशन में ये वाला मेथड है उसको काम में लेते हैं। क्लियर हुआ? तो इट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। इट इज बेस्ड ऑन फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है इस पे बेस्ड होता है। इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन। इट इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर like silicon and germanium, and also used some other metals like इंडियम, बोरॉन के लिए भी काम में लेते हैं, साथ में गैलियम भी यहाँ पे यूज में आता है, इनके लिए भी इसको काम में ले सकते हैं। तो बेटा आपको ये बताइए किस पे बेस्ड होता है? फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन पे बेस्ड होता है, और मेनली किसके लिए काम में लेते हैं? सेमी कंडक्टर्स के लिए। और यहाँ पर अल्ट्रा प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन। ठीक है, अब देखो इसका प्रिंसिपल, इसका क्या प्रिंसिपल है, इसको कब यूज में लेते हैं, कब बताए? जब इंप्योरिटी है उसकी लिक्विड स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। व्हेन impurities are more soluble in liquid state as compared to its solid state। जब इंप्योरिटीज होती है इसकी लिक्विड स्टेट में मोर सॉल्युबल होती है एज कंपेयर टू इट्स सॉलिड स्टेट। देखो कैसे करते हैं, ऐसे देखो एक जोन बनाते हैं, ऐसे एक जोन बना लेते हैं, इस टाइप का पोरस टाइप का होता है। यहां पे इंप्योर मेटल रॉड को रखते हैं, इनमें इंप्योर मेटल रॉड सॉलिड स्टेट में, यहां पे ये मोल्टन स्टेट में रहेगा या लिक्विड स्टेट में। मोल्टन स्टेट या लिक्विड स्टेट एक ही बात। अब इसके ऊपर मूविंग हीटर चलाते हैं, ऐसे मूविंग हीटर होते हैं इस टाइप से, हीटर है वो इसमें से पास करते हैं। अब देखो क्या करते हैं अपन, जैसे बेटा इसके ऊपर हीटर लाया आपने तो ये हल्का सा मेल्ट होगा, जो भी मेल्ट होगा इंप्योरिटी मेल्ट में ज्यादा रहेंगी या सॉलिड में? आपको बताए प्रिंसिपली क्या है, इंप्योरिटी किस में ज्यादा सॉल्युबल होती है? मोर सॉल्युबल इन लिक्विड स्टेट। तो जैसे ये थोड़ा सा मेल्ट होगा और मेल्ट में इंप्योरिटी चली गई और वो फिर किस में आ जाएगा? इस वाले पार्ट में। पोरस होता है तो इस वाले पार्ट में आ जाएगा। ऐसे इधर भी होगा, जैसे ये थोड़ा सा हल्का सा मेल्ट होगा, मूविंग हीटर है ये चलता रहता है, तो जैसे ही हल्का सा मेल्ट हुआ इंप्योरिटी उस मेल्ट वाले पार्ट में चली गई, लिक्विड वाले पार्ट में चली गई, वो ऐसे सेपरेट होता जाएगा और लास्ट में क्या होगा, सारी इंप्योरिटीज यहाँ से रिलीज हो जाती हैं और अल्ट्रा प्योर मेटल ये अपने को मिलता है।
क्लियर हुआ? उतारो इसको। उतार लिया। पहला मेथड पढ़ा लिक्वेशन, दूसरा डिस्टिलेशन, थर्ड जॉन रिफाइनिंग। बेटा इसका कंसेप्ट याद रखना, प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाला मेथड कब यूज में लेते हैं, जब इंप्योरिटीज होती है वो मोल्टेन स्टेट में मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। और किस टाइप के मेटल के लिए काम में लेते हैं? सेमीकंडक्टर, अल्ट्रा प्योर मेटल है ये मिलता है। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ, इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन। फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन। देखो एग्जांपल से बता रहा हूं, यानी यहां पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पता है एक प्रोसेस एनोड पे होगी, दूसरी कैथोड पे होती है। तो देखो, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। जैसे प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, जैसे आपके पास में इम्प्योर कॉपर था तो उसका प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे? देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ये इम्प्योर कॉपर रोड है जो थिक होती है, जिसमें इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है। और ये आपके पास में थिन प्योर कॉपर रोड है, ये तो होगा प्योर कॉपर रोड। और ये होती है इम्प्योर कॉपर रोड। और यहां पे ये सॉल्यूशन बना रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। साथ में यहां पर कॉपर सल्फेट वगैरह भी मिला देते हैं, कॉपर सल्फेट यहां पर मिलाते हैं, साथ में H2SO4 मिलाते हैं। वही इंप्योरिटीज है जिसका काम क्या होता है, कंडक्टेंस को इंक्रीज करना, मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना। अब देखो यहां पर देखो एनोड है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा तो यहां से ये टूटेगा कॉपर +2, ऑक्सीडाइज होगा कॉपर +2। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर ये रिड्यूस होकर किस पे जमा हो जाएगा, प्योर कॉपर रोड पे। तो धीरे धीरे ये वाली रोड है इससे प्योर कॉपर टूटकर इस पे डिपॉजिट होगा। दोबारा से बता रहे, इम्प्योर कॉपर रोड है ये वाली क्या होती है, थिक। और प्योर कॉपर रोड स्टार्टिंग में क्या लेते हैं, थिन। थिन क्यों लेते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होना है तो मोर सरफेस एरिया इसको प्रोवाइड होगा, डिपोजिशन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिले, इसलिए यहां पर ये थिन ले लेते हैं। तो आपने यहां पर देखा एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड पे बेटा ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर कॉपर है वो किस में जाएगा, कॉपर +2 में। कैथोड है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। रिडक्शन में बना हुआ कॉपर +2 है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में चला जाएगा, कॉपर में। तो कॉपर किस में जा रहा है, कॉपर में। नो नेट रिएक्शन, कोई भी नेट रिएक्शन नहीं मानी जाती, सिर्फ यहां पे क्या हो रहा है, प्योरिफिकेशन हुआ। क्लियर हुआ? तो कॉपर है वो किस में चला गया, कॉपर +2 में, और ये कॉपर +2 इस पे जाकर डिपॉजिट होगा। और बेटा यहां पर कॉपर मोर रिएक्टिव है, इसमें जाता जाएगा। और इसमें अगर लेस रिएक्टिव मेटल की इंप्योरिटीज है तो वो यहां पे रह जाएंगे एनोड पर, और इसको नाम देंगे एनोड मड। और ये जनरली लेस रिएक्टिव मेटल की होती हैं, देखो कौन सा, प्लेटिनम है, Ag है, Au है, इनकी ये इंप्योरिटी है वो इस पे रह जाएगी। दोबारा से बता रहे, इलेक्ट्रोलाइटिक प्योरिफिकेशन, बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड आती है वहां पर, एनोड पर ऑक्सीडेशन करवा देना, क्या थोड़ा उसके ऊपर रिडक्शन। कॉपर है इंप्योर, ऑक्सीडेशन से कॉपर +2 में जाएगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये यहां पर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और ये वाली थिन ले लेते हैं बिकॉज फॉर डिपोजिशन more surface area is provided, क्योंकि यहां पर कॉपर डिपॉजिट होना है तो उसके लिए ज्यादा सरफेस एरिया यहां पर प्रोवाइड हो, इसलिए इसको अपन क्या लेते हैं, थिन। तो एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन हुआ। लास्ट में यहां पर कुछ इंप्योरिटी रह गई
पीटी एजी एयू की, इसको अपन क्या बोल देते हैं, एनोड मड। या लिखा भी देता हूं मैं आपको, नोट लगा के लिख लेना। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव या मोर बेसिक गोज इन सॉल्यूशन। मोर रिएक्टिव में कौन सा होगा, कॉपर, जो सॉल्यूशन में जाएगा ऑक्सीडाइज होकर, गोज इन सॉल्यूशन। एंड लेस रिएक्टिव मेटल या लेस बेसिक, लेस रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट इन एनोड मड। और लेस रिएक्टिव मेटल कहां पे प्रेजेंट रहेगा, एनोड मड में रहेगा। तो बेटा कहीं पर भी इलेक्ट्रोलाइसिस आए, एनोड पे ऑक्सीडेशन करवाना है, कैथोड पर रिडक्शन करवाना है। उतारो, फिर नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्योरिफिकेशन का मेथड है पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन। अब देखो पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये प्योरिफिकेशन का मेथड है, ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पायरो मतलब आपको बताया था हाई हीटिंग, मेटलर्जिकल मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो यहां पर देखो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप हीट करवा रहे हो, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं तब तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अपन ये पढ़ के आए रोस्टिंग के अंदर। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड तो अपन बना चुके हैं, फिर रिड्यूस करके उसको अपन मेटल भी बना चुके हैं, अब उस मेटल को प्योरीफाई करना है। इसका मतलब ये जो पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन है वहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ये वाला मेथड कब यूज में लेते हैं, जब मेटल और इंप्योरिटीज में से इंप्योरिटीज की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ में हाई हो, और जब वो ऑक्सीजन के साथ में हीट करेंगे तो इंप्योरिटीज है वो वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाएंगी। क्लियर हुआ। तो इस मेथड में देखो क्या करते हैं, सबसे पहले impure metal is heated in presence of air की प्रेजेंस में हीट करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं। ये मेथड कब यूज में लेते हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हो आप, मेटल का तो आपको करवाना नहीं है, आपको किसका ऑक्सीडेशन करवा रहा है, इंप्योरिटीज का, ताकि वो वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाए। तो यहां पे आप लिखोगे इट इज यूज्ड व्हेन impurities have more affinity for oxygen as compared to metal। ये वाला मेथड कब काम में लेते हैं, जब इंप्योरिटीज और मेटल में से इंप्योरिटीज हैव मोर एफिनिटी विथ ऑक्सीजन एज कंपेयर टू मेटल एंड they are removed through formation of volatile oxide, और ये वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाती हैं। तो बेटा अपन पढ़ रहे हैं पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन प्योरिफिकेशन का फिफ्थ मेथड है, जहां पर आपने क्या पायरो वर्ड का मतलब आपको बताया हुआ क्या होता है, हाई हीटिंग, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे। ये कब यूज में लेंगे, जब इंप्योरिटी की एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ में ज्यादा होगी और वो वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाएगी। क्लियर हुआ। इसके नीचे लिखो फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। तो मेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन में फॉलोइंग मेथड है, लिखो फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड। इसमें फर्स्ट है क्यूप्लेशन। देखो क्यूप्लेशन में क्या होता है, अर्जेंटीफेरस लेड से लेड को सेपरेट किया जाता है। क्या बताया, अर्जेंटीफेरस लेड से लेड को रिमूव किया जाता है। अर्जेंटीफेरस लेड होता है लेड और एजी का मिक्सचर, जिसमें लेड की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती है, जिनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करके वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हटाया जाता है। देखो क्या करते हैं, लेड इज सेपरेटेड फ्रॉम
अर्जेंटीफेरस, फ्रॉम अर्जेंटीफेरस लेड। और अर्जेंटीफेरस लेड क्या होता है? मिक्सचर ऑफ पीबी प्लस एजी, इसका मिक्सचर होता है। लेड इज सेपरेटेड फ्रॉम अर्जेंटीफेरस लेड, लेड को अर्जेंटीफेरस लेड है उससे सेपरेट करते हैं। देखो कैसे, इस वाली प्रोसेस के अंदर एक बोन एस, हड्डियों की राख से बना हुआ एक बॉल जैसा कंटेनर लेते हैं, उसको बोल देते हैं क्यूपल। देखो अर्जेंटीफेरस लेड, अर्जेंटीफेरस लेड is heated in bowl like container, जिसको आप क्यूपेल बोलते हैं, bowl like container which is made up by bone as, जो हड्डियों की राख से बना हुआ है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर। देखो आपको क्या लिखा, अर्जेंटीफेरस लेड इज हीटेड इन बोन लाइक क्यूपल विच इज मेड अप बाय बोनेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जो बोनेस से बना हुआ था और किसकी प्रेजेंस में हीट करते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ये तो अपन पढ़ ही रहे। अब देखो इस टाइप का एक क्यूपल होता है, इसको आप क्यूपल बोलते हैं, ऐसे होता है, जो किससे बना हुआ होता है? बोन एस। ये मिक्सचर होता है एजियो लेड का। एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करोगे, एयर की प्रेजेंस में इसको हीट किया, एयर की प्रेजेंस में हीट करोगे तो लेड है, ये फॉर्मेशन करेगा लेड ऑक्साइड मोनोऑक्साइड और PbO2 का, डाइऑक्साइड का। मोनोऑक्साइड होता है बेटा, इसका नाम लिथार्स भी होता है, ये भी पूछा हुआ है, लिथार्स। तो जैसे एयर की प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे तो लेड है, वो लेड ऑक्साइड, वोलेटाइल लेड ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाएगा और इसकी कुछ अमाउंट अगर रह गई तो बोन एस से बने हुए क्यूपल है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो देखो अपन ने क्या किया है, अर्जेंटीफेरस लेड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देन ये तो ऊपर ही लिख दिया, यहां पर क्या करते हैं, अर्जेंटीफेरस लेड इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। और यहां पर बताए किस में हीट करते हैं? बोवेल लाइक क्यूपल में या कंटेनर में हीट करते हैं, जो किसका बना हुआ होता है? बोन एस का। तो यहां पर इसको हीट करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगी? देन लेड इज रिमूव्ड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ वोलेटाइल ऑक्साइड। और अगर इसकी कुछ अमाउंट रिमेन भी है तो किससे अब्जॉर्ब हो जाएगी? बोन एस। एंड रिमेनिंग लेड इज अब्जॉर्ब्ड बाई क्यूपल, जो बोन एस से बना हुआ क्यूपल है ये अब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए बेटा आपको क्या बताया, अपन पढ़ रहे पायरो मेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन। पायरो मतलब हीट, बेटा वर्ड पे ध्यान दो, पायरो मतलब हीट, ऑक्सीडेशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको मेटल को तो ऑक्सीडेशन नहीं करना है क्योंकि वो तो अपन कर चुके हैं प्रोसीजर में, सबसे पहले कंसंट्रेशन किया था, फिर ऑक्सीडेशन किया, फिर रिडक्शन, अब तो प्योरिफिकेशन कर रहे हैं। इसका मतलब ऑक्सीडेशन किसका करवा रहे हो आप? इंप्योरिटीज का। तो ये वाला मेथड तब काम में लेते हैं जब इंप्योरिटी है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा हो और वो वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाती है। इसमें फर्स्ट आपने लिया क्यूपलेशन। क्यूपलेस में लेड को सेपरेट करते हैं किससे? अर्जेंटीफेरस लेड से। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, बोवे लाइक एक क्यूपल होता है जो बोन एस से बना हुआ होता है, इसमें अर्जेंटीफेरस लेड है। ये अर्जेंटीफेरस लेड क्या होता है? लेड और एजी का मिक्सचर। इसमें एयर की प्रेजेंस में हीट करते हो तो लेड होता है वो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाता है। अगर कुछ अमाउंट रिमेन है तो वो बोन एस से बने हुए क्यूपल से अब्जॉर्ब हो जाती है। क्लियर हो? उतारो इसको। पॉज करके उतार लो। सेकेंड मेथड बता रहे हैं।
देखो सेकेंड मेथड है बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन एक बेटा कंटेनर होता है जिसका नाम होता है बेसमर कन्वर्टर। ये वाली प्रोसेस होती है इन बेसमर कन्वर्टर। इसमें इम्प्योर मेटल है उसको हीट किया जाता है, जिसमें इम्प्योरिटीज है वो वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाती हैं, और ये वाली प्रोसेस होती है वो स्टील फॉर्मेशन में होती है और कॉपर है उसके प्योरिफिकेशन में होती है। और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेसमराइजेशन किसके लिए करते हैं, एक तो स्टील फॉर्मेशन के लिए, दूसरा प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर में काम में लेते हैं, जिसको अपन एक एक मेटल की जब मेटलर्जी पढ़ेंगे वहां पर और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इम्प्योर मेटल is heated in presence of air in Bessemer converter। बेसेमर कन्वर्टर इसमें हीट करते हैं तो यहां पर क्या होगी, impurities are removed, impurities are removed through formation of volatile oxide, through formation of volatile oxide। तो यहां पे इंप्योरिटी है वो वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाएगी। क्लियर हुआ? किसके लिए आता है ये, इनके एग्जांपल ध्यान में रखना, मेटलर्जी ऑफ कॉपर में आएगा, कॉपर एंड स्टील फॉर्मेशन, मेटलर्जी ऑफ कॉपर एंड स्टील फॉर्मेशन। तो ये था बेसमराइजेशन। तो पायरोमेटलर्जिकल में पहला क्यूपलेशन, दूसरा बेसमराइजेशन। क्यूपलेशन में अर्जेंटीफेरस लेड को, लेड से लेड की इंप्योरिटीज को रिमूव करते हैं, और यहां पर क्या होता है कॉपर की मेटलर्जी में और स्टील फॉर्मेशन में इसको यूज में लेते हैं। कहां पर होता है बेसेमर कन्वर्टर में। क्लियर हुआ? अब देखो आगे थर्ड, थर्ड है पॉलिंग। थर्ड है पॉलिंग। देखो ये वाला मेथड कब काम में लेते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेथड होता है। ये मेथड बेटा तब काम में लेंगे जब मेटल के पास में खुद की ऑक्साइड की इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो, जैसे कॉपर में क्यूप्रस ऑक्साइड की इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो। इट इज यूज्ड व्हेन metal contains impurities of its oxide, इसके ऑक्साइड की इंप्योरिटीज प्रेजेंट हो तब काम में लेते हैं। देखो इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं कॉपर कंटेन, ये यूज में लेंगे जब कॉपर कंटेन, when copper contain impurities of cuprous oxide। जब मेटल के पास में उसी के ऑक्साइड की इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं तब इसको काम में लेते हैं। देखो यहां पर इसको फ्यूज स्टेट में लेंगे कॉपर को, फ्यूज मेटल या मॉल्टन, और इसके अंदर ग्रीन वुड है वो चलाई जाती है। क्या डाली जाती है इसके अंदर, ग्रीन वुड, हरी लकड़ी। ग्रीन वुड डालते हैं, सूखी लकड़ी नहीं, कैसी लकड़ी डालेंगे, हरी लकड़ी, ग्रीन वुड। तो ये ग्रीन वुड है, ये हाइड्रोकार्बन गैस देती है, हाइड्रोकार्बन गैस होती है, जैसे मेथेन है, एथेन है, इस टाइप की गैस देती है। साथ में यहां पर ये डिकम्पोज होकर CO और H2 भी देती हैं। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 का फॉर्मेशन होगा, H2O का फॉर्मेशन होगा, वोलेटाइल होने के साथ में हट जाएंगे।
साथ में यहाँ पे ये क्या करेंगे, जैसे क्यूप्रस ऑक्साइड है, इसके कांटेक्ट में जैसे ही CO आया तो क्या बनाएगा, Cu प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। ऐसे देखो इसके कांटेक्ट में अगर H2 आया तो ये क्या बनाएगा, Cu प्लस वाटर फॉर्मेशन से हट जाएगा। तो ग्रीनवुड से मिलने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिड्यूस क्यूप्रस ऑक्साइड इन कॉपर। फ्रॉम ग्रीनवुड, ग्रीनवुड से आपसे क्या मिलेगी, ऑब्टेन कॉपर एंड H2 विच रिड्यूस्ड क्यूप्रस ऑक्साइड इनटू कॉपर। साथ में बेटा सल्फर और आर्सेनिक की भी इंप्योरिटीज अगर इसके साथ में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं वो वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाती हैं। impurities of sulfur and arsenic also removed through formation of their volatile oxide. Clear that? तो बेटा यहां पर अपने क्या किया, पॉलिंग के अंदर कब काम में लेते हैं, जब मेटल के अंदर क्या होता है, खुद के ऑक्साइड की इंप्योरिटीज हो। इट इज यूज्ड व्हेन मेटल कंटेन इंप्योरिटी ऑफ इट्स ऑक्साइड। जैसे एग्जांपल या कॉपर कंटेन इंप्योरिटीज ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड। ग्रीन वुड यहां पे डालोगे जिससे C और H2 मिलेंगे, हाइड्रोकार्बन गैस बनेगी, उससे ये मिलेंगे आपको डिकम्पोज होकर, तो इनसे ये क्या होगा, इनको रिड्यूस करवा देगा। सिंपल सा मेथड होता है। तो पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन के अंदर आपको 3 मेथड बताए, कौन कौन से। फर्स्ट मेथड क्यूपल। क्यूपल में क्या करते हैं, अर्जेंटीफेरस लेड। अर्जेंटीफेरस लेड क्या होता है, लेड और Ag का मिक्सचर एयर की प्रेजेंस में हीट करें तो लेड है और वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हट जाता है। रिमेनिंग अमाउंट अब्जॉर्ब बाय क्यूपल विच इज फाउंड बाय बोनेस। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा बेसेमराइजेशन टेक प्लेस इन बेसमर कन्वर्टर। किसके लिए यूज में लेंगे, कॉपर की मेटलर्जी के लिए और स्टील फॉर्मेशन में। यहां पर भी क्या करते हैं, एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, इंप्योरिटी है वो वोलेटाइल ऑक्साइड फॉर्मेशन से हटेगी। थर्ड पॉलिंग। पॉलिंग में क्या करेंगे अपन, पॉलिंग के अंदर अपन ने किया ग्रीन वुड की प्रेजेंस में इसको हीट किया। सबसे पहले किसके लिए यूज मिलेंगे, जब मेटल कंटेन इंप्योरिटी ऑफ इट्स ऑक्साइड, खुद के ऑक्साइड की इंप्योरिटीज हो, तो वहां पर C और H2 है, क्यूप्रस ऑक्साइड को किसमें बदल देगा, कॉपर के अंदर। उतारो, उतार लिया। ओके, 6 नंबर लिखना, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग 6 मेथड बता रहे हैं, 6th है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग, देखो इसमें क्या करते हैं, आपके पास मेटल प्रेजेंट है और साथ में प्रेजेंट है इंप्योरिटीज। बहुत कंसेप्चुअल सा है, देखो मेटल है, इंप्योरिटी है, आप ऐसा एक सबस्टेंस इसके अंदर डालते हैं जो मेटल के साथ में तो रिएक्ट होता है लेकिन वो इंप्योरिटी के साथ में रिएक्ट नहीं करता। इंप्योर मेटल है, एक पर्टिकुलर सबस्टेंस आपने डाला जो मेटल के साथ में रिएक्ट किया लेकिन इंप्योरिटीज के साथ में रिएक्ट नहीं किया, और मेटल के साथ में रिएक्ट करके एक वोलेटाइल सबस्टेंस का फॉर्मेशन करता है, वोलेटाइल सबस्टेंस बनाता है, और जिसको हाई हीट करते हो, हाई टेम्परेचर पे, ये मेटल अलग हो जाता है और ये सबस्टेंस अलग हो जाता है। यहां पर प्योर मेटल मिलता है, अल्ट्रा प्योर। तो इस वाले मेथड में अपन क्या करते हैं, impure metal is heated with a particular substance which react only with metal and form volatile substance. Further, with high heating, ultra pure metal is obtained. Clear हुआ? लिखो, in this process impure metal is heated with a particular substance which only react with metal
and form volatile substance. Further heating, further high heating pure metal is obtained from volatile substance. देखो वोलेटाइल सब्सटेंस में तो ये दोनों थे, मेटल और जो पर्टिकुलर सब्सटेंस डाला वो दोनों थे। जैसे फर्दर हाई हीटिंग करते हैं तो प्योर मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम वोलेटाइल सब्सटेंस, यानी ये भी डिकम्पोज होकर आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल। यहां पर बेटा दो मेथड है, एक तो होता है वॉन आर्कल मेथड और एक होता है मॉन्स प्रोसेस। तो पहला बता रहे वॉन आर्कल मेथड, वॉन आर्कल मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफेनम, यूरेनियम एंड थोरियम। दिस मेथड इज यूज्ड for purification of titanium, zirconium, hafnium, यूरियम, थोरियम एसेट्रा। तो यहां पर एक पर्टिकुलर सबस्टेंस है, उसके साथ में हीट करेंगे, वोलेटाइल सबस्टेंस बनाएंगे और फर्दर हाई हीटिंग करने पर वो सबस्टेंस ऑफ प्योर मेटल में डिकम्पोज होगा। देखो जैसे यहां पर टाइटेनियम है, इसको एक पर्टिकुलर सबस्टेंस आयोडीन है, इसके साथ में आपने हीट किया तो यहां पर पहले तो लो टेम्परेचर अपन रखते हैं, हालांकि ये दिए भी रहते हैं टेम्परेचर, इसका ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं रहता, ये नहीं पूछे जाते कि कितना टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर TiI4 इसका फॉर्मेशन होता है, ये वोलेटाइल सबस्टेंस है, ये होता है वोलेटाइल। हाई हीटिंग लगभग 1800 होती है टंगस्टन की प्रेजेंस में, ऑलमोस्ट 2000 मान सकते हो आप। हाई टेम्परेचर पे हीट करते हो तो हाई टेम्परेचर पे हीट करने पर ये टाइटेनियम अलग हो जाता है, आयोडीन अलग हो जाता है। तो यहां पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, अल्ट्रा प्योर मेटल। ऐसे जर्कानियम है, लो टेम्परेचर के ऊपर हीट करते हैं तो यहां पर वोलेटाइल सबस्टेंस मिलेगा, ये भी वोलेटाइल है। फर्दर हाई हीटिंग करोगे आप तो ये सेपरेट हो जाएगा, अल्ट्रा प्योर मेटल मिलेगा जर्कानियम। और जनरली यहां पे ये देखा जाता है टाइटेनियम और जर्कोनियम के साथ में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसी इंप्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जो यहां पर कंप्लीटली रिमूव हो जाती हैं, एंड अल्ट्रा प्योर मेटल है, ये अपने को मिलता है। तो लिखना चाहो तो लिख लेना, इंप्योरिटीज ऑफ N2 और O2 आर कंप्लीटली रिमूव्ड इन दिस प्रोसेस। लिख लेना, इंप्योरिटीज ऑफ N2 और O2 आर कंप्लीटली रिमूव्ड थ्रू वॉन आर्कल मेथड। तो ये ध्यान में रखना, वॉन आर्कल मेथड किसके लिए आता है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट कि टाइटेनियम जर्कानियम के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं, वॉन आर्कल। पर्टिकुलर सबस्टेंस कौन सा होता है, आयोडीन। एक और बताते हैं, लिखो मॉन्स प्रोसेस, इसी के अंदर है वेपर फेज रिफाइनिंग का मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस ये यूज में लेते हैं फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ निकल, फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ निकल। निकल के प्योरिफिकेशन में काम में लेते हैं। आपके पास में है इम्प्योर निकल, इम्प्योर निकल है, इसको आप CO की प्रेजेंस में हीट करवाते हैं तो यहां पर फॉर्मेशन होता है NiCO4, जिसको आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ चुके हैं। ये तो लो टेम्परेचर, यार लिखना चाहो तो यहां पर लगभग 332 से 350 केल्विन टेम्परेचर होता है। फिर फर्दर हाई हीटिंग करते हैं यहां पर लगभग 450 टू 470 केल्विन पे, तो निकल सेपरेट हो जाएगा, CO सेपरेट हो जाएगा और यहां पर ये जो निकल होगा प्योर निकल होगा।
तो ध्यान में रखना मॉन्स प्रोसेस है वो किसके लिए काम में लेते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ निकल। अगर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर देखे हो तो वहां पे एप्लीकेशन में आपको करवाया हुआ भी है, और वहां पे ये भी बताया हो कि न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल ऑलवेज फॉलो EAN रूल। तो सिर्फ प्योर वाला निकल ही इसके साथ में अटैच होता है, जिसके हाई हीटिंग पे निकल सेपरेट होकर अल्ट्रा प्योर निकल है ये अपने को ऑब्टेन होता है। उतारो फिर करवाते हैं क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं क्रोमेटोग्राफी, प्योरिफिकेशन का 7th और लास्ट मेथड। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी ये बेटा प्योरिफिकेशन का मॉडर्न मेथड है जो एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। तो अपन ये लिखेंगे इट इज मॉडर्न मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन which is based on adsorption। ये एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। ये प्योरिफिकेशन इसका मॉडर्न मेथड है जो किस पे बेस्ड है, एडजॉर्प्शन पे बेस्ड है। ठीक है, अब यहां पे देखो इस वाले मेथड से अपन कोई माइन्यूट कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। From this method, minute component can be removed। वेरी माइन्यूट कंपोनेंट या वेरी माइन्यूट इंप्योरिटीज है उसको भी रिमूव कर सकते हैं। पहला ये मॉडर्न मेथड है, किस पे बेस्ड होता है, एडजॉर्प्शन पे। ये इंपॉर्टेंट है, एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। माइन्यूट कंपोनेंट है उसको भी रिमूव कर सकता है, माइन्यूट इंप्योरिटीज है इसको भी रिमूव कर सकते हैं। अब आगे देखिए, ये वाला मेथड जनरली कब काम में लेते हैं, जब मेटल और उसकी इंप्योरिटीज या कंपोनेंट और उसकी इंप्योरिटीज की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही कम डिफरेंस हो, वेरी लेस डिफरेंस। It is used when metal and impurities have very less difference in their केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में वेरी लेस डिफरेंस होता है उस कंडीशन में इस मेथड को यूज में लेते हैं। और मोस्ट कॉमन क्रोमेटोग्राफी होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, स्लिट क्रोमेटोग्राफी होती है। अपने सिलेबस में कौन सी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो अपन लिख रहे हैं मोस्ट कॉमन क्रोमेटोग्राफी इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। मोस्ट कॉमन क्रोमेटोग्राफी कौन सी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है। क्लियर हुआ? ओके बेटा फिर से मैं बोल देता हूं, मॉडर्न मेथड है, एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होता है ये। इससे माइन्यूट अगर इंप्योरिटीज है बहुत ही लेस अमाउंट में उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। और ये जनरली तब काम में लेते हैं जब इंप्योरिटीज और जो भी आपका कंपोनेंट है या मेटल है उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में बहुत ही लेस डिफरेंस हो। और मोस्ट कॉमन कौन सी होती है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो हेडिंग लिखेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अपन पढ़ेंगे बच्चों कॉलम क्रोमेटोग्राफी। हेडिंग लिखेंगे कॉलम क्रोमेटोग्राफी। देखो इस टाइप की एक क्रोमेटोग्राफी है।
इस टाइप की एक क्रोमेटोग्राफी होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। यहां पर इसकी एक स्टैटिक फेज होती है जो एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करती है। ये होती है स्टैटिक फेज, जिसमें सॉलिड, लिक्विड या सुपर क्रिटिकल लिक्विड ये प्रेजेंट होते हैं। गैस भी डाल सकते हो। सुपर क्रिटिकल लिक्विड प्रेजेंट होते हैं जो किसकी तरह बिहेव करता है, एडजॉर्बेंट। जैसे यहां पर ये मिला दिया एल्यूमिना Al2O3। तो इस टाइप का एक क्रोमेटोग्राफी होती है। कॉलम होता है जिसके बीच में एक स्टैटिक फेज फिक्स रहती है जो किसकी तरह बिहेव करती है, एडजॉर्बेंट, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, सुपर क्रिटिकल लिक्विड ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करते हैं। यहां पे आपने डाला इम्प्योर मेटल, इम्प्योर मेटल। अब यहां पर एक ऐसा एक्स्ट्रा सॉल्वेंट डालते हैं जिसमें दोनों डिजोल्व होते हैं। एक्स्ट्रा सॉल्वेंट यहां पे डाला जिसके अंदर दोनों डिजोल्व है। कौन? इम्प्योरिटी और मेटल दोनों डिजोल्व है। इम्प्योरिटी भी डिजोल्व होती है और मेटल भी डिजोल्व होती है। इसको बोला जाता है इल्वेंट बोलते हैं। इस एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का नाम होता है इल्वेंट। दोनों सॉल्युबल होकर नीचे की तरफ आते हैं तो इसको अपन क्या बोल देंगे, मूविंग फेज। मूविंग फेज। और ये वाला तो एडजॉर्बेंट है और ये इसके ऊपर एडजॉर्ब होता हुआ चलता है। सरफेस जिसके ऊपर कोई सबस्टेंस आकर एडजॉर्ब होता है उसको तो बोल देते हैं एडजॉर्बेंट, और जो आकर एडजॉर्ब होता है उसको क्या बोल देते हैं, एडजॉर्बेट। तो यहां पर ये मूविंग फेज किसकी तरह बिहेव करेगी, एडजॉर्बेट। देखो आपको कुछ नहीं करना, ये आपका कॉलम है, ये इसकी स्टैटिक फेज है जो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एडजॉर्बेंट। आपने एक एक्स्ट्रा सॉल्वेंट इसमें मिला दिया जिसमें इम्प्योरिटी भी सॉल्युबल और मेटल है। जैसे मैं है ना दूसरा रेड पेन से बता रहा हूं, जैसे ये मेटल था और रेड वाली इम्प्योरिटीज है। जैसे ये नीचे की तरफ आती हैं तो सबके एडजॉर्ब होने की टेंडेंसी डिफरेंट होती है। ये मान लेते हो इम्प्योरिटी है, उसका एडजॉर्प्शन है वो वीक है। वीक होगा तो वो क्या होगा, फास्ट नीचे की तरफ आएगी। और मेटल है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स से एडजॉर्ब हो रही है, स्ट्रांगली एडजॉर्ब हो रही है तो धीरे धीरे नीचे आएगी। तो इस टाइप से दो सेपरेट लेयर उनका फॉर्मेशन हो जाता है जिसको आप सेपरेट कर लेते हैं। वीक एडजॉर्बेट फ्लो फास्टली एंड स्ट्रॉन्ग एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेट विथ एडजॉर्ब स्ट्रांगली फ्लो डाउनवर्ड विथ लो वेलोसिटी एंड फॉर्म टू सेपरेट लेयर विच आर सेपरेटेड। क्लियर हुआ? दोबारा से बता रहे, एडजॉर्बेट है वो एडजॉर्बेंट के ऊपर आता है, नीचे की तरफ आएंगे। सबसे पहले तो इल्वेंट समझ गए क्या? ऐसा एक्स्ट्रा सॉल्वेंट होता है जिसमें इंप्योरिटीज और मेटल दोनों सॉल्युबल होते हैं। लिख देता हूं मैं, इन इल्वेंट impurities and metal both are soluble. When it move downward, then weakly adsorbed flow fast and strongly adsorbed component flow slow and form to separate layer which are separated. तो अपन क्या करेंगे, when they flow downward, then weakly adsorbed component flow with high velocity while strongly adsorbed component flow with
लो वेलोसिटी, तो जो स्ट्रांगली एडजॉर्ब है वो तो क्या होगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, और वीकली होगा वो हाई वेलोसिटी से नीचे आएगा। तो दिस टाइप फॉर्म टू सेपरेट लेयर, फॉर्म टू सेपरेट लेयर विच आर सेपरेटेड, दो सेपरेट लेयर बनेंगी जिससे आपको सेपरेट कर लेंगे। तो ये था क्रोमेटोग्राफी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कॉलम क्रोमेटोग्राफी को। बेटा यहां पर एक कॉलम होता है जिसके अंदर आपने ये देखा, ये एक तो स्टैटिक फेज है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एडजॉर्बेंट, और दूसरा यहां पर आपको ये बता जो मूविंग है ये तो एडजॉर्बेंट हो गया, स्टैटिक वाला तो स्टैटिक क्या होता है, एडजॉर्बेंट, और यहां पर ये मूविंग फेज है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एडजॉर्बेंट, इसके ऊपर एडजॉर्ब होती हुई चलेगी। जो स्ट्रांगली एडजॉर्ब है वो तो धीरे नीचे आएगा, और जो वीकली एडजॉर्ब है वो फास्ट नीचे आएगा। जैसे मैंने मान लिया इंप्योरिटीज है वो वीकली एडजॉर्ब है तो जल्दी नीचे आएगा, और ये मान लेते मेटल है वो स्ट्रांगली एडजॉर्ब है तो वो धीरे नीचे आएगा। सेपरेट लेयर का फॉर्मेशन होगा जिसको आप सेपरेट कर लेंगे। तो ये थे प्योरिफिकेशन के 7 मेथड। क्लियर हुआ? कौन कौन से पढ़े आपने? लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, जॉन रिफाइनिंग, मेटलर्जिकल, पायरोमेटलर्जिकल मेथड, जिसके अंदर आपने कौन कौन से पढ़े थे? पायरोमेटलर्जिकल के अंदर क्यूपलेशन पढ़ा, उसके बाद में बेसेमराइजेशन पढ़ा, पॉलिंग पढ़ा, इसके अलावा आपने पढ़ा जॉन रिफाइनिंग, वॉन आर्कल मेथड, किसके लिए काम में लेते हैं? टाइटेनियम और जर्कोनियम के प्योरिफिकेशन में। मॉन्स मेथड निकल के प्योरिफिकेशन में। फिर क्या था? क्रोमेटोग्राफी। उतारो इसको, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।